अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। आज मैं मौजूद हूं लाहौर CIA मॉडल टाउन, जहां पहली दफ़ा एक बाहिम्मत खातून क्योंकि जब हम खातून का नाम लेते हैं तो उसको समझा जाता है बहुत नाजुक है, लेकिन पुलिस ऑफिसर अगर ख़ातून हो तो लोग हैरान होते हैं। मेरे साथ एक ऐसी खातून अभी मौजूद हैं जिनका नाम फ़िज़ा मुमताज़ शाह है, जो कि पहली दफ़ा CIA लाहौर पुलिस में तैनात होती है। उनसे पूछते हैं उनकी जर्नी कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताएं पंजाब पुलिस में कैसे आना हुआ, और फर्स्ट इंस्पेक्टर हैं आप CIA की, तो डर नहीं लगा कि लोग कहते CIA एक ख़तरनाक डिपार्टमेंट है और ख़ातून का उसमें होना? देखिए, ये तो जॉब है, ये तो काम है। और आना कैसे हुआ, पहले मैं इस बात का आपको जवाब दे दूँ कि ये वैकेंसीज़ थी पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उसमें मैंने अप्लाई किया। अच्छा। और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी सिलेक्शन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। और फैमिली ने कितना सपोर्ट किया इसके अंदर? जब आप आपको तो यकीन नहीं होगा फर्स्ट सिलेक्शन में हो जाएंगी, फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गई, तो क्या फीलिंग थी उस टाइम? ऑब्वियसली बड़ी वो एक सरप्राइजिंग सी फीलिंग थी और बड़ी हैरान कुन सी थी, यकीन नहीं आ रहा था। तो इसमें पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, क्योंकि फैमिली में कुछ लोग थे जो थोड़ा सा वो नेगेटिव वाइब्स दे रहे थे कि आप अपनी बेटी को किस डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, और इसमें टाइमिंग्स का बड़ा इशू होता है क्योंकि ये 24/7 जॉब है हमारी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा, फादर ने कहा कि कोई नहीं, आप जाओ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरी तरफ से परमिशन है। ना सिर्फ उन्होंने अलाउ किया बल्कि उन्होंने फुल सपोर्ट भी किया। तो फिर उनकी दुआओं की वजह से और उनके सपोर्ट की वजह से मैं जॉब कर रही हूँ। हाँ, तो मियाँ ने कोई नहीं कि आप, क्योंकि आप मैरिड भी हैं तो आपके ससुराल वाले भी हैं, तो क्योंकि अगर लड़की जब मैरिड हो जाती है तो ससुरालियों का ज़्यादा हक हो जाता है उस पर, तो ससुराल नहीं कह रही शादी हो गया बस ठीक है घर पर रहो, क्या ये किन चीज़ों में पढ़ रही हो? मैं समझती हूँ कि मैं इस सिलसिले में बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि जितने अच्छे मुझे पेरेंट्स मिले, मुझे इन लॉज भी उतने ही अच्छे और सपोर्टिव और कोऑपरेटिव मिले। तो बल्कि वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि मैं एक वर्किंग लेडी हूँ और जॉब के साथ साथ, बल्कि पुलिस जैसी जॉब के साथ साथ अपने घर और बच्चों को भी मेंटेन कर रही हूँ। ससुराल वाले अप्रिशिएट करते हैं और हस्बैंड ज़ाहिर बात है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके सपोर्ट की वजह से मैं इस मकाम पर हूँ। अब लाहौर पुलिस की जो हैं वो पहली इंस्पेक्टर है CIA की जी, और इससे पहले आप किसी और डिपार्टमेंट में भी थी? नहीं, मेरे लिए तो बड़े ऑनर की बात है और ये प्राउड की बात है कि मैं CIA में डिप्यूट होने वाली फ़र्स्ट लेडी इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा। तो इससे पहले ये भी मतलब मैं अपने लिए प्राउड की बात समझती हूँ कि मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में मैं ख़ातून थी, अफसर थी, जो कि एडिशनल SHO तैनात हुई। अच्छा। और गुजरांवाला में भी मेरी पोस्टिंग रही है, और उसमें PS सिटी कामोकी में बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मैं ही वाहिद खातून थी जो फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे बतौर इंचार्ज पोस्टेड हुई थी। तो खौफ नहीं आया कभी, क्योंकि लड़कियों को हमारे माशरे में बहुत नाजुक समझा जाता है, वो क्राइम से दूर रहती हैं और कहा जाता है कि नहीं यार आप कुछ, लड़कियां ज़्यादा डॉक्टर बनती हैं, इंजीनियर बनती हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट में आना फिर क्राइम को देखना, तो कोई खौफ नहीं आया? खौफ मुझे कभी भी नहीं आया, बल्कि बड़ा ये पैशनेट लगता है, और ये यूनिफॉर्म जो है ये बड़ा मोटिवेट करती है। तो मैं बहुत एक्साइटेड होके तो CIA में आई, और बहुत एक्साइटेड होके मैं CIA में वर्किंग कर रही हूँ। खौफ कभी भी नहीं आया, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मेरे ख्याल से आपकी एक इंस्पिरेशन है, ये आपको करेज देता है और आपके ये सारे खौफ उतार देते हैं यूनिफॉर्म। आपको इस डिपार्टमेंट में 6 मंथ हो गए, आपने बताया था 6 मंथ हो गए, और 6 मंथ के अंदर कोई ऐसा केस सामने आया हो कुछ जिसको देख के कहे यार ये बहुत मुश्किल था, इसको करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई हो? मुश्किल तो नहीं, लेकिन मैं आपको अपना यादगार केस बताती हूँ कि हर इंसान को अपनी पहली चीज़ से प्यार होता है ना। तो यहाँ का जो पहला केस जो मैंने यहाँ पे आके अपना सॉल्व किया, वो मुझे एक इत्तला मिली थी, एक रेकी थी कि एक मोटरसाइकिल चोर है। तो देन फिर मैंने अपनी टीम के साथ कंसल्ट किया, रेड की प्लानिंग की, और मैंने खुद जाके फिज़िकली जाके रेड कंडक्ट किया। मैंने उस मोटरसाइकिल चोर को पकड़ के और फिज़िकली 2 जो थी मोटरसाइकिल्स जो थी, मैंने रिकवर करवाई। तो चूँकि ये मेरा पहला केस था CIA का, मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि मैंने मुझे ऐसे उस वक्त लगा कि मैंने बड़ा कुछ अचीव किया है, तो मुझे वो अपना केस बहुत इस लिहाज से मेरे लिए बड़ा वो यादगार है। CIA डिपार्टमेंट में तो अभी आप आई हैं, उससे पहले आपकी डिफरेंट जगहों पे पोस्टिंग रही, तो जब आप गुजरांवाले में भी रही, तो गुजरांवाले में ज़्यादा क्राइम होता है, तो वहाँ कोई ऐसा केस सामने आया हो जहाँ कोई यादगार केस हो कि यार इसको मैंने पकड़ा, ये मेरे लिए बहुत यादगार, ये मैं केस कभी नहीं भूलूँगी?
गुजरांवाले में जो है बेसिकली मेरी पोस्टिंग का टेन्योर जो है वो अनलकीली बहुत कम रहा, लेकिन इससे पहले मेरी पोस्टिंग रही है इंचार्ज जेंडर क्राइम सेल। अच्छा, और वहाँ पे अच्छा, ये जेंडर क्राइम सेल जो है इसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आती हैं, हरासमेंट के ज़्यादा केसेस आते हैं। तो यहाँ मर्द भी हरास होते हैं, सिर्फ खवातीन हरास होती हैं? हमारे पास जो केसेस आते थे जेंडर सेल में वो खवातीन से रिलेटेड थे, और यहाँ छोटे बच्चों से माइनर रेप के माइनर बच्चे और बच्चियों के साथ जो रेप के और अटेम्प्ट टू रेप के केसेस थे। तो उसमें ज़्यादातर जो था कि हम रेप के केसेस को इन्वेस्टिगेट करते थे। तो वहाँ पे मतलब लातादाद ऐसे केसेस हैं, एक सीरियल है ऐसे केसेस की कि सोचूं तो कभी यकीन नहीं आता कि हाँ ये मैंने किया, या इस तरह के केसेस को और कैसे कैसे रेड करके और मैंने जो है अक्यूज़ड अपने अरेस्ट किए। या क्राइम, जब आप क्रिमिनल आते हैं बहुत ज़्यादा जो कातिल वगैरह होते हैं वो आपको थ्रेट भी तो करते होंगे, क्योंकि ऑफिसर जब ऐसे रेड करते हैं जो ईमानदार ऑफिसर हों तो वो उनको बड़ी जान का ख़तरा होता है। आप खातून हैं, आपके छोटे छोटे अभी बच्चे भी हैं, तो खौफ नहीं आता कि यार मुझे कभी थ्रेट हुआ, आपको थ्रेट मिला कभी किसी से, कोई अटैक हुआ हो किसी चीज़ का? अटैक तो नहीं, लेकिन थ्रेट करते हैं, धमकियाँ भी देते हैं और डराने की कोशिश करते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात यह कि जब आपको अपने पे एतमाद हो और आप बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ चल रहे हों तो फिर डर नहीं लगता। और सेकेंडली मैं समझती हूँ कि जहाँ पे आपको कोऑपरेटिव ऑफिसर मिल जाए ना, जो आपको समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, जो थ्रेट वगैरह होते हैं वो आई मीन के रेप केसेस में आते ज़्यादा या मर्डर केसेस में, हो किस किस्म के लोग आपको? वो हर जगह पे आपको देखिए ब्लैकमेलर लोग जो हैं या नेगेटिव मेंटालिटी के लोग आपको हर जगह मिल जाते हैं। और आपके पास कोई भी अगर केस आता है, इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, एक आपका विक्टिम है, एक आपका कंप्लेनेंट है। इसमें एक पार्टी राइट पे है, वो कोई भी हो सकती है। अच्छा, वो अक्यूज़ भी राइट पे हो सकता है, समटाइम किसी पे झूठा पर्चा अगर करवा दिया है। एक राइट पे है, एक रॉन्ग है। आप जब भी इन्वेस्टिगेट करके सच्चाई सामने लाएंगे तो जिसके अगेंस्ट जब इन्वेस्टिगेशन जाती है वो अल्टीमेटली आपको थ्रेट भी करने की कोशिश करता है, वो हाइपर भी होता है, वो धमकियाँ भी लगाता है। अच्छा, आप मोटरवे केस का भी हिस्सा रही है और उसमें कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है? अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये मोटरवे केस जो है वो हमारी पॉलिसिंग का भी एक बेहतरीन केस था। उस लिहाज से उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसमें कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो थी, और इसमें स्पेशली जो हमने अपनी विक्टिम की आइडेंटिटी को जो सेव किया और सिक्योर किया, इसमें सारे अगर हम ये पहलुओं को देखें तो ये बड़ा एक बेस्ट हमारा केस था। और इसमें विक्टिम के मेडिकल से लेके ऑल कलेक्शन एविडेंस करनी और फिर अक्यूज़ड की अरेस्ट और उनके सारे ट्रायल जो हैं वो उसकी कंप्लीशन तक जाना, तो ये एक बेस्ट केस था। अच्छा, इसमें क्योंकि ख़वातीन, वो केस जो था उसमें ख़वातीन इन्वॉल्व थी, तो आप भी ख़वातीन थी, तो क्या फीलिंग थी? क्योंकि एक ख़वातीन कहते हैं ना कि औरत का दुख समझ सकती है, तो उसको ट्रेस करना कितना मुश्किल था उन लोगों को? अब देखिए ना, पुलिस भी जो है, अब वो जब स्पेसिफिक टूल्स हैं, हमारे पास मॉडर्न टूल्स हैं, CDR है, और जो हमारे पास ये डेटा है, उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन काफ़ी करनी आसान हो जाती है। और उसमें चूँकि हमारा अक्यूज़ जो था उसका DNA का सैंपल ऑलरेडी हमारे फोरेंसिक के पास सबमिटेड था, तो इस केस से जो भी एविडेंस मिले और DNA मिले वो उससे मैच कर गए थे, तो उसको विक्टिम अक्यूज़ को डिटेक्ट करने में बड़ी आसानी हुई। क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट था इंटरनेशनल भी और नेशनल भी, और बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, CM इन्वॉल्व था, DIG और DG इन्वॉल्व थे, तो कितना प्रेशर आता था आप पर, और कैसे उसको नहीं था कि यार इसको हम जल्दी जल्दी ट्रेस करें? और इसके अलावा ऐसे कौन से केसेस हैं जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है? क्योंकि आपको प्रेशर तो आता होगा, एक खातून है, आपने भी, आप कहते हैं कि 14 घंटे आपके 24 घंटे तक आप करती हैं, तो कभी आता नहीं कि यार बस कर दूँ, थक गई हूँ, अब क्या यार इसमें? प्रेशर की जहाँ तक बात है तो मैं प्रेशर से बिल्कुल नहीं घबराती। अच्छा। और अगर ऐसे केसेस भी मेरे पास आए हैं कि जिसमें अगर अक्यूज़ पे किसी पे अगर गलत इल्ज़ाम लगाया, उसको झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई है, तो मैंने अपने जो ऑफिसर्स हैं उन तक मैंने प्रॉपरली उनको आगाह किया है, अपनी इन्वेस्टिगेशन को मैंने कंप्लीट किया है, अपने तमाम एविडेंस कलेक्ट किए हैं, और मेरिट पे मैंने अगर कोई बेगुनाह है तो उसको बेगुनाह ही लिखा है। तो होता होगा ना कि पार्टीज आगे कहती होंगी नहीं हमारे हक में फ़ैसला करें, आप हमसे कर लें डील, तो वो आपके साथ बहुत ज़्यादा होता होगा ये? बिल्कुल होता है, लेकिन देखिए मुझे इस चीज़ का पूरा एहसास है कि कल को मैंने अल्लाह की अदालत में भी जाना है,
अगर आज मैं किसी के साथ गलत करूँगी तो मेरे पास कल वहाँ पे देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा, तो मैं क्यों आज किसी के साथ गलत करूँ जब कल मैं किसी इस तरह के मैं किसी क्वेश्चन को फेस नहीं कर सकती। अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ तो आपकी है ही बहुत ज़्यादा बिजी, और आपकी पर्सनल लाइफ भी है। बच्चों को कैसे टाइम देती हैं और फैमिली को कैसे टाइम देती हैं? आप केस देख रही होंगी तो घर से फ़ोन आ जाता होगा, बच्चे आपसे ज़िद भी करते होंगे, आपके पास आते भी हो, तो कैसे मैनेज करती हैं? ज़ाहिर बात है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना, और ये झूठ है कि मतलब इसमें अगर तवाज़न आ जाए ना, क्योंकि ये जो मेरी ड्यूटी है ये भी टाइम डिमांडिंग है, और बच्चों की तरबियत ये भी फुल टाइम जॉब है। तो ये है कि जॉब को भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, तो डिफ़िकल्ट है, नो डाउट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग पूरी कोशिश करती हूँ कि जॉब को भी मेंटेन रख सकूँ, बच्चों को भी टाइम दे सकूँ, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ मिस हो जाता है इसमें। और फिर बच्चे, स्पेशली जो छोटा बेटा है, तो वो बहुत ज़िद करता है कि आज आपने ऑफ़िस नहीं जाना, मम्मा आज आपने ऑफ़िस नहीं जाना, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको छोड़ के आना या उसको हैंडल करना। इनकी ज़िद होती है बच्चों की भी। हाँ, तो आप इसके साथ अभी अब जॉब तो आप कर रही हैं, लेकिन स्टडी के साथ कोई कंटिन्यू की हुई है? कोई नेक्स्ट क्या प्लान है आपका, या खाली यहीं तक स्टॉप कर दिया कि बस ठीक है ऑफिसर बन गई? नहीं, देखिए ये तो वैसे आपकी अब इस लेवल पे तो इनर सेटिस्फेक्शन के लिए इंसान स्टडीज़ करता है। तो ये है कि मास्टर्स मेरी क्वालिफ़िकेशन है। अच्छा। और अब मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ। मैंने पीस एंड काउंटर टेररिज्म में मेरी स्टडीज़ आगे फर्दर जो हैं कंटिन्यू हैं। तो इस लेवल पे मैं समझती हूँ स्टडीज़ किसी अब कैरियर के लिए तो नहीं है, लेकिन ये आपका जो इनर सेटिस्फेक्शन के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, और मेरे ख्याल से कहीं रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पानी भी रुक जाए तो उसमें भी बदबू पैदा हो जाती तो है। एमफिल अब किस में कर रही हैं? पीस एंड काउंटर टेररिज्म। वाह मीन के आप क्राइम में ही रहना चाह रही है? क्योंकि ये मेरी फील्ड से रिलेटेड है, तो इसमें जो अगर फर्दर नॉलेज है वो मुझे बेनिफिट भी देगी। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है कि बच्चों को स्कूल छोड़ने गई हो और बच्चों की मीटिंग, एक आपके ऑफिस की मीटिंग और दूसरा आपके बच्चों की स्कूल मीटिंग आ जाए, तो उनको कैसे देखती हैं? बहुत दफ़ा मिस हो जाती हैं टीचर पेरेंट्स मीटिंग, और बच्चे बहुत इस चीज़ को मिस करते हैं कि मम्मा सबकी मदर्स आती हैं, रिज़ल्ट डे पे आती हैं, टीचर पेरेंट मीटिंग में आती हैं, मम्मा आप नहीं आती, मैंने आपको फ्रेंड से मिलवाना था, मम्मा आप नहीं आती। और बल्कि आपको बताऊं कि स्पेशली ईद डेज़ में जब हमारी ड्यूटी लगती है और बाकी सब फैमिली के बच्चे जो हैं वो रेडी हो रहे होते हैं, उनकी मदर्स जो हैं फैमिली की बाकी वो अपने बच्चों को तैयार कर रही होती हैं, और मेरे बच्चे ऐसे मुझे देख रहे होते हैं कि अब हमारी माँ वर्दी पहन के जा रही है। तो वो वैसे मोमेंट बड़े तकलीफ थे, बड़े पेनफुल होते हैं कि मतलब ऑन स्पेशल डेज़ पे, स्पेशल ओकेजन्स पे बच्चों को छोड़ के ड्यूटी पे जाना। तो हस्बैंड ने आपके साथ कई जिद करते हैं कि यार चलो कहीं चलते हैं, टूर करते हैं, ट्रैवल करते हैं या साथ घूमते हैं, तो वो उनको टाइम कैसे देती हैं आप? हस्बैंड देखिए कोऑपरेटिव हैं और सपोर्टिव हैं, वो इस जॉब की नेचर को समझते हैं, लिहाजा वो मुझे बिल्कुल जिद नहीं करते, बल्कि मुझे वो कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। अगर किसी टाइम पे मैं थक जाऊं तो वो मुझे थोड़ा सा मेरी थेरेपी करते हैं, वो कि नहीं ठीक है आप रिलैक्स रहो, कोई बात नहीं, आप बहुत स्पेशल हो, आप बड़ा स्पेशल वर्किंग करते हो और आपको थकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने अभी ईद की बात की, ईद पे तो बहुत सी लड़कियों को शॉपिंग करने का शौक़ होता है और लड़कियों को वैसे भी शॉपिंग का बहुत शौक़ होता है, तो आप नहीं जाते कहीं आती जाती इनकी शॉपिंग करना, घूमना, क्योंकि आप तो रहते ही सारा दिन फील्ड में? हाँ देखिए, पता है कि कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, तो अगर आज इस मकाम पे हूँ, आज इस पोस्ट पे हूँ, तो इसको हासिल करने के लिए बड़ा कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मेरी शॉपिंग मदर करती हैं अम्मी अभी तक अम्मी शॉपिंग करके हर चीज़ मुझे प्रिपेयर करके वो व्हाट्सएप पे पिक्स सेंड करती हैं कि ये देख लो आप, ठीक है। अच्छा। तो मैं कहती हूँ ओके फिर तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं अपने लिए कोई स्पेसिफिक कोई शॉपिंग प्लान कर सकूं। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसे हुआ है कि आपका घर में टाइम स्पेंड कर रही हैं और आपको पता है रिलैक्स हूँ, लेकिन एकदम कॉल आगे जाना पड़े, तो कोई ऐसा कोई वाक़या आपके साथ हुआ हो? हाँ मुझे याद आ गया, मेरे बेटे की बर्थडे थी और आई वाज रिलैक्स और पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। अच्छा।
बस अभी केक कटने ही लगा था, तो इतने में मुझे थाने से कॉल आती कि भाई मैडम आप जल्दी आ जाएं, एक रेड पे जाना है। और आई वाज सरप्राइज कि क्या आप करूं, केक काटूं या रेड पे जाऊं। और फिर मेहमान जो थे वो वहीं पे थे, बेटा भी वहीं पे, और मैं उसी वक्त यूनिफॉर्म पहन के तो मैं रेड करने केक चली गई। नहीं काटा आपने? नहीं, मैं केक नहीं वो तो काटा। बहुत रोया नहीं होगा? बहुत भी सही बात है, अभी बच्चे तो बच्चे हैं, उनको तो नहीं समझा सकते, लेकिन ये कि फिर ड्यूटी जो है वो प्रायोरिटी है। अच्छा, आप तो हमेशा सीरियस देखती रहती हैं, क्राइम की तरफ ज़्यादा, कोई ऐसा फ़नी इंसिडेंट हुआ हो लाइफ में? फनी मैं इंसिडेंट ये शेयर करूंगी कि जब मैं जेंडर क्राइम सेल की इंचार्ज थी तो अक्सर वहाँ पे मेरे रिश्ते बहुत आया करते थे। इवन एक अक्यूज्ड के मामू आए और उन्होंने जो था कि मेरे साथ मेरा मुहर्रर था, तो उसको साइड पे ले जाके कहने लगे कि मेरे ना जो भांजे हैं वो बड़े अच्छे और वेल हैं, तो आप अपनी मैडम का जो है ना रिश्ता मेरे भांजे से करवा दें। तो मेरे मुहर्रर ने कहा भाई उनके 3 बच्चे हैं। तो बस आप झूठ बोल रहे हो, वो तो लगती ही नहीं है मैरिड। उसने कहा नहीं लगती तो क्या, उनके तो बच्चे माशाल्लाह। तो लोग ये है कि अपने केसेस के बहुत आते हैं। साथ केसेस के साथ रिश्ते भी ले आते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, थानेदार बीवी किसको नहीं चाहिए। अरे थानेदारी जो है वो घर पे भी चलती है या सिर्फ थाने तक ही महदूद है? भाई थानेदारी जो है वो घर में अलाउड ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। हस्बैंड शुरू से डे 1 से उन्होंने ये क्राइटेरिया मेरे लिए रखा था कि ये थानेदारी जो है ना मैडम साहबा ये घर से बाहर तक ठीक है। आपने कभी मुझ पे नहीं ये थानेदारी चलानी। तो अच्छा। सर तस्लीम खम है, हमने उनके ऑर्डर को ओबे किया। हाँ कोई शेरो शायरी आती है आपको? बिल्कुल। मैं शायरी पढ़ती भी हूँ और शायरी करती भी हूँ। चलें फिर सुना दें हमें कोई शेर। अच्छा, मैं अपना ही आपको शेर सुनाऊंगी कि चलते फिरते सायों से हैं बामोदर सजे हुए, चलते फिरते सायों से हैं बामोदर सजे हुए, काश मुझे हकीकत का एक रंग ही तोहफा कर दे कोई। वाह, थैंक यू। थैंक यू सो मच।